महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस बार विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमको दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण रहे हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह ज़माना नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए, कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा ना चला सके जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उसको संसार के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हों, उनमें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत ज़रूर लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग पर चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। हम यह अक्सर कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो आदिम जातियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक उलझनों के खड़े होने का डर है। मुझे बहुत खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में देश के कोने कोने से आदिवासी भाग ले रहे हैं। यह न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारत के अभिन्न अंग हैं। हमें उनको भी यह बतलाना है कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विश्व की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को
ध्यान में रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और उनके सहयोगी जिस सूझबूझ से काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय के तीनों मंत्रियों को बधाई देता हूं। यह बजट बड़ी समझदारी से तैयार किया गया है। बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम का, जिसका हर वर्ग और हर राजनीतिक पार्टी में स्वागत किया है, समावेश किया गया है। सस्ते भाव की दुकान खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की ओर ध्यान देकर ग्रामीण लोगों और नौजवानों के शहरों की ओर भागने पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया है। ग्रामीण विकास बैंकों में 25% की वृद्धि हमारी प्रगति का प्रतीक है। इससे प्रकट होता है कि गांवों की तरफ हमारी नज़र गई है। जब तक हमारे गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं की दिक्कतों को सामने रखा गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाया गया है। ये सब स्वागत योग्य कदम हैं। विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने इस बजट के बारे में जो आपत्तियां उठाई थीं, उनको ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने करों में राहत देने के बारे में कल जो घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं और उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। कुछ परिस्थितियां अभी अभी पैदा हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने के संबंध में कठिन स्थिति बनी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसमें रुचि ली और भारत सरकार की ओर से राहत देने की घोषणा की गई और उसको तुरंत लागू भी किया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कपास की जो स्थिति पैदा हुई, उसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने रिजर्व बैंक को 12 करोड़ रुपए की सहायता देने का आदेश दिया। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो अचानक खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय बड़ी समझदारी से फ़ौरन उनके संबंध में कार्यवाही करता है। इसी प्रकार जो बेमौसम बरसात हुई, उसका गेहूं की फसल पर असर पड़ा। उस पर भी भारत सरकार ने ध्यान दिया। ये ऐसी बातें हैं जिन पर टीका करना बड़ा सरल है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, लेकिन दूसरी ओर करों की आलोचना भी की जाती है। इससे अच्छा निकाल तो राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता है। देश में जो उत्पादन होगा और जो कर वसूल होगा, उसी के द्वारा देश के हर क्षेत्र का विकास हो सकता है। यदि कर बढ़ते हैं तो विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यदि हम सारे बजट पर निष्पक्ष होकर विचार करें तो हम देखेंगे कि यह बजट हर दृष्टि से बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य बजट है।